Is the screen visible? Yeah, I can. ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम कंटिन्यू करते हैं वहां से जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। वी स्टार्टेड विद चैप्टर 15 कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन। सो वर योर इज योर एग्जाम ओवर फॉर बायोलॉजी चैप्टर 15? No, it's not. It's on Tuesday. सो नेक्स्ट ट्यूसडे। Yes. ऑलराइट, ओके। तो पिछली क्लास में हमने किया था अबाउट द फैक्ट कि अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनको सिग्नल्स भेजने पड़ते हैं। ये सिग्नल्स दो डिफरेंट सिस्टम्स के जरिए भेजे जाते हैं, द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। Endocrine system uses hormones as chemical signals and transfers to the blood when it reaches when the hormone reaches the target organ। फिर सेल सिग्नलिंग होती है, रिस्पॉन्स होता है, एंड देन फीडबैक होती है। Or just the response. We limit the answer to the response. Nervous system में the signals used are the chemical impulses, और ये chemical impulses या electrical impulses जो होती हैं, electrical impulses would be a better word, ये neurons के through move करती हैं। फिर हमने देखा था कि न्यूरॉन्स essentially में होते क्या हैं। Neurons are nothing but the cells which are working in the same environment and they are performing a similar function in order to make up a nerve। तो जो nerve tissues होते हैं उनके अंदर बहुत सारे cells होते हैं which are called neurons। फिर हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखे थे, सेंसरी, मोटर एंड रिले, और हमने उनके फंक्शंस भी देखे थे एंड वी कंपेयर द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन, उसके जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थे एंड उसके जो फंक्शनल डिफरेंसेस थे। अच्छा, अब एक जनरली हम बात कर लेते हैं न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ी और। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो तीन टाइप्स के हैं ना कि सेंसरी, रिले एंड मोटर, बट देयर इज अनदर फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच हम न्यूरॉन्स को दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो न्यूरॉन्स जिनमें जो एक्सॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, और एक वो न्यूरॉन्स जिनमें एक्सॉन्स अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, एंड वील एक्सप्लेन दिस इन अ मोमेंट, कि न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ आइदर myelinated axons and then unmyelinated axons। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल फाइंड अ न्यूरॉन जिसमें से एक्सॉन का थोड़ा सा हिस्सा माइलिनेटेड है एंड देन यू कुड कॉल द रिमेनिंग वन अनमाइलिनेटेड। ऐसे नहीं होता। इन वन न्यूरॉन यू विल आइदर फाइंड अ माइलिनेटेड एक्सॉन और अ कंप्लीटली अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। अब ये समझते हैं ये माइलिनेटेड और ये अनमाइलिनेटेड का मतलब क्या। अ माइलिनेटेड एक्सॉन, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, ये एक ऐसा एक्सॉन है, दिस कंसिस्ट और इट इज कवर्ड बाय अ माइलिन शीथ। सो इट इज एन एक्सॉन which is covered by a myelin sheath or sheath, sheath। Just as a refresher, axons is the longest hissa of a neuron। तो from here to here this is the axon। एक मोटर न्यूरॉन के लिए from here to here is the axon। ये न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा होता है। कुछ एक्सॉन्स कवर होते हैं एक माइलिन शीथ से और कुछ एक माइलिन शीथ से कवर नहीं होते। अच्छा, अब ये जो माइलिन शीथ होती है, दिस इज अ शीथ, और you could say it's an outer covering which is made of some sort of cells। Do you know the name of these cells? Squam cells? Schwann, or it's sometimes also pronounced as Schwann cells। So ये जो माइलिन शीथ है, the sheath, this is made of Schwann cells। SCHWANN। The spelling is really really important। Obviously it's named after the person who discovered it। बायोलॉजी में यही होता है। अच्छा, अब एक चीज, what I can do is I can take a picture कि किस तरीके का लॉन्गिट्यूडनल व्यू होता है माइलिनेटेड एक्सॉन का, व्हाट्स द डायगोनल व्यू एंड व्हाट्स द क्रॉस सेक्शनल व्यू। सो गिव मी अ सेकंड, इफ आई कैन गेट माय फोन। मैं शेयर स्क्रीन बंद करता हूँ, आई जस्ट टेक अ फोटो एंड देन आई पेस्ट इट राइट हियर। गिव मी 1 मिनट।
Right, I got the phone. I'm just about to share screen again. Let me know once you can see the screen. Yeah, I can see it. Okay. Well, I'm just taking the photo now. Notes में से. This is again pasted from the same guy, the author bio, because I really just love his drawings. Just give me a second. Hmm. Okay, that's pasting now. So let's take a look at ये पिक्चर असल में हमें बता क्या रही है. किसी भी डायग्राम का देयर इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू एंड देन देयर इज अ लॉन्गिट्यूडिनल व्यू एंड अ डायगोनल व्यू एंड अ ट्रांसफर सेक्शन व्यू. अब ये अलग अलग व्यूज या अलग अलग व्यू पॉइंट्स का मतलब क्या है. सपोज इफ यू हैव अ बनाना इन फ्रंट ऑफ यू. If this banana right here, what you could do is you could cut this banana यहाँ से, तो वो दो हाफ्स में कट जाएगा. ये होगा क्रॉस सेक्शन. अगर हम क्या करें कि इस बनाना को वर्टिकल रखें और फिर बीच में से हम इस बनाना को नाइफ से कट करें, तो वुडंट वी क्रिएट टू डिफरेंट स्मॉल बनानास ऑफ द सेम हाइट. Yeah. This is the longitudinal view for a banana. And diagonal view, you're just looking at the banana from a different angle. तो ये सारे अलग अलग angles हैं in which you can break apart a substance and then you can see the inside of the substance. तो if we look at a myelinated axon, उसमें just don't look at this for now. Just look at the diagrams for now. तो you see this longitudinal view जहाँ पे you have this axon right here and then you have parts of the axon which are covered in a myelin sheath. अब how does it look at diagonally? It looks at like this. इस तरीके की एक outer covering होती है. Same case here. And if you look at from a cross section, this is the least useful method of looking at this. तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है. अब you might see इस डायग्राम में कि there are some parts of this axon जहाँ पे myelin sheath नहीं है और कुछ पार्ट्स जहाँ पे है, सच एज यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, isn't it? Yeah. लेकिन अभी अभी हमने ये बात की थी कि न्यूरॉन में या तो माइलिनेटेड एक्सॉन होगा या अनमाइलिनेटेड होगा. तो यहाँ एक चीज देखने की ये है कि myelinated axon में भी it does not mean that the entire axon is covered by the myelin sheath. There are still some parts in the myelinated axon which are unmyelinated. और इन parts को हम कहते हैं the roads of Ranvier. So Ranvier or Ranvier, whatever you would like to pronounce it as. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें बिल्कुल भी माइलिन शीथ होती ही नहीं है. लाइक ये वाला पार्ट भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा. तो फिर वहां पे नोड्स ऑफ रनवियर भी नहीं होंगे. यू कॉल दैट अनमाइलिनेटेड. अगर एक ऐसा न्यूरॉन है जिसमें थोड़ी बहुत माइलिन शीथ है, दैट्स माइलिनेटेड. एंड द पार्ट्स वेयर देयर इज नो माइलिन शीथ, दैट्स द नोड्स ऑफ रनवियर. सो दोस पार्ट्स. So tell me this, does the nodes of Ranvier exist in the unmyelinated axon? No. No, correct. So those parts of the myelinated axon which are not covered by the myelin sheath or you could instead of the myelin sheath you could use the word Schwann cells. You can myelin sheath बनती ही Schwann cells है, so you could use either word. So ऐसे parts not covered by the Schwann cells, इन parts को हम nodes कहते हैं, and the one who discovered this उसका भी नाम आएगा the nodes of Ranvier. Okay, now अब हम बात करते हैं इसकी कि ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस टाइम वी हैव बीन लुकिंग एट द फैक्ट कि न्यूरॉन्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसफर होती हैं एंड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर. लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि व्हाट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक्चुअली आर. इज इट लाइक
इलेक्ट्रिक करंट जो कि फ्लो कर रहा होता है, मतलब एसेंशियली क्या है जो, व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये एसेंशियली है क्या। तो इसको तो देखते हैं। सो व्हाट रियली आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। And in the exam P4 में it might come as a question to define a neuron, then you can define it. लेकिन ये भी आ सकता है define nerve impulses और define electrical impulses. तो यहाँ पे the answer which you will write is, let's complete this question first. What really are electrical impulses? Answer which you will write is, it is a signal that travels along the neuron. From an exam perspective or exam point of view, this is the single sentence. It is a signal that travels along the neuron. But is this really making things clear for us कि electrical impulses actually में होते क्या हैं? No. No. तो फिर हम एक ऐसी definition लिखते हैं हमारे लिए which would make it easier for us to understand. Not something which we would write in the exam. This is what we would write in the exam. लेकिन हमारे लिए हम एक definition तैयार कर लेते हैं. We could define electrical impulses as a rapid change in the electrical charge distribution across a cell surface membrane. अब ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा. We need to break this down part by part, इस पूरे सेंटेंस को. Electrical impulses are a rapid change, तो मतलब कोई चीज बहुत जल्दी से चेंज हो रही है. कौन सी चीज? इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉट द इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसमें रैपिड चेंज आ रहा है. अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नॉर्मली अगर देर इज नो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, देर इज नथिंग, इट्स जस्ट अ सिंपल एक्सॉन. तो उस एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली होती कैसे? So let's first look at this. So मैं यहाँ पे लिखता हूँ electrical charge distribution, and this might take a while to get a hold of कि क्या actually में चल रहा है. So I want you to listen really really closely. अच्छा, यहाँ पे चीज लिखी हुई है across a cell surface membrane. किस स्ट्रक्चर के सेल सरफेस मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात हो रही है? Is it about the cell body? Is it about the axon? What is it about? The axon? द एक्सॉन. क्योंकि द हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जो मूवमेंट है वी विल लिमिट दैट टू एक्सॉन इस टॉपिक के लिए. अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि वो जो टर्मिनल ब्रांचेस थी या डेंड्राइट्स थे उनके क्रॉस कैसे मूव करते. बट फॉर नाउ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इज एक्सॉन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे मूव करता है. उससे पहले हमें ये भी तो समझना होगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक्चुअली में होती क्या है और वो प्रोड्यूस कैसे होती है. So let's look at the electrical charge का distribution across the cell surface membrane of an axon. तो मैं यहाँ पे दो लाइनें बनाता हूँ to indicate the cell surface membrane. Let's erase this. This is the cell surface membrane. अब नॉर्मली इलेक्ट्रिकल चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि बाहर की तरफ इट इज मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड ये वाला भी क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की दोनों साइड्स है तो बाहर की तरफ अगेन इट इज मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड, लेकिन जो अंदर की तरफ है इट इज मोर नेगेटिवली चार्ज्ड. सो यू कैन क्लियरली सी एक हमें स्टार्क डिफरेंस दिख रहा है चार्जेस में. यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है. तो लेट्स जस्ट लेबल दिस. दिस इज मोर नेगेटिवली चार्ज्ड. And then this part, or you could say this part, the outside of the cell surface membrane is more positively charged. So, यहाँ तक clear? Yeah, it's clear. Okay.
तो इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होती है। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक और नाम भी दिया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, इसका एक और नाम है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। Now, why do we use the word potential? So, for example, physics में, whenever you do the P3K papers, you connect one crocodile clip and the other crocodile clip to different parts, correct? Yeah. और फिर वहां पे हमें उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, पीडी जिसे कहते हैं। द एग्जैक्ट सेम थिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट व्हाट्स द डिफरेंस? मेम्ब्रेन के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अंदर अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है और बाहर अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड? इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जस्ट लाइक पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट्स में मेजर होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी वोल्ट्स में मेजर होता है। ओके, नाउ अगर हमें एक इम्पल्स को स्टार्ट करना है, मतलब अगर हमें एक इम्पल्स को सेंड करना है अक्रॉस एन एक्सॉन, एक इम्पल्स क्या थी टेक्निकली? इट वाज सिंपली अ रैपिड चेंज इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन। सो नेवर, आज के बाद से नेवर थिंक ऑफ एन इम्पल्स लाइक अ करंट, कि करंट एक फ्लो होता है इसके अक्रॉस। इट्स नॉट अ करंट विच इज फ्लोइंग, इट इज सिंपली द इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि रैपिडली चेंज हो रहा है। और एंड वी लुक एट ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। सो मैं यहाँ पे अब एक लाइन लिखता हूँ। In order to send an impulse, we first have to create an electrical charge distribution. इसका मतलब ये है कि इफ यू लुक एट अ नॉर्मल सेल, नॉट रियली अ न्यूरॉन, एनी एनिमल सेल, एनी प्लांट सेल, उसका सेल सरफेस मेम्ब्रेन तो न्यूट्रल होता है। देयर इज नथिंग एग्जिस्टिंग एज के सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव और सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव। ये तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। बट डिड वी रियली लुक एट ये नेगेटिव अंदर कैसे आया और बाहर पॉजिटिव एकदम से कैसे चार्ज हो गया? डिड वी रियली लुक एट दैट और डिड वी जंप स्ट्रेट टू दिस? We haven't looked at that yet. वी हैवंट लुक्ड एट दैट। तो सबसे पहले तो अगर हमें एक इम्पल्स को सेंड करना है, तो हमें रैपिड चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में। बट वेट अ सेकंड, बिफोर रैपिडली चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव टू क्रिएट द इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीनिंग कि अंदर की साइड को नेगेटिव बनाना है और बाहर की साइड को हमें पॉजिटिव बनाना है। तो वो किस तरीके से होगा? सो लेट्स लुक एट दैट। सो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। This means कि inside the axon, we need to have a more negative charge, and then outside the axon, we need to have a positive charge. अच्छा जी। Before we look at this, कि हम इस इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट कैसे कर रहे हैं, लेट्स फर्स्ट गेट अ फील ऑफ द फैक्ट कि ये इम्पल्स मूव किस तरीके से कर रहा है। तो मैं अभी तीन सिचुएशंस यहाँ पे बनाता हूँ, जहां पे मैं पहली सिचुएशन में आई ड्रॉ एन एक्सॉन जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यू अज्यूम दैट इट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। सो दिस साइड इज ऑल नेगेटिव, ये इनसाइड वाला पार्ट, एंड द आउटसाइड वाला पार्ट इज ऑल पॉजिटिव। अब ये जो मैं तीन सिचुएशंस बना रहा हूँ, दिस इज एसेंशियली द एक्सॉन बट इन थ्री डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस in order to save time. We'll paste this right here, situation number 2 and then situation number 3. Acha. Now, I want you to go back to the definition of an impulse. Rapid change in the electrical charge की distribution. कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से
ये वाला जो पहला पार्ट है, इट चेंजेस इटसेल्फ सच दैट यहां अब अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बाहर की तरफ एक नेगेटिव चार्ज आता है। आर यू एबल टू सी द रैपिड चेंज? लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। इस तरीके से पहले ये अंदर नेगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था, अब अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया। यू सी दिस चेंज? Yeah. ये रैपिड चेंज हुआ इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, अब हमने इम्पल्स एक क्रिएट तो कर ली, लेकिन अब हम इस इम्पल्स को ट्रांसमिट कैसे करेंगे? द वे वी डू दैट इज, आफ्टर एक सेट का, सो थिंक ऑफ दीज चार्जेस एज डिफरेंट सेट्स की, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, थिंक ऑफ दीज आर डिफरेंट सेट्स। एक सेट में जब देर इज अ रैपिड चेंज, उसी के फौरन बाद दूसरे सेट में भी एक रैपिड चेंज आता है, एंड ये वाला जो पहला सेट था, दिस गोज बैक टू नॉर्मल। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अब ये वाला जो सेट है, दिस बिकम्स लाइक द प्रीवियस वन, कि यहाँ पे अब पॉजिटिव पॉजिटिव और बाय नेगेटिव नेगेटिव, दिस ऑन द अदर हैंड गोज बैक टू नॉर्मल। So now look at all of these three situations at once. पहले हर जगह throughout the axon we had the negative charges inside and the positive charges outside. फिर at the start of the axon एक set of charges में एक rapid change आया, अंदर positive बाहर negative। उसके बाद ये rapid change transfer हो गया, ये positive और बाहर negative, and this one comes back to normal. So let me know if this is clear, ये जो तीन stages एक साथ हो रहे हैं। Yeah, it's clear. Okay. सो दिस इज वेयर वी से कि अब एक नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो रही। So this is essentially what an electrical impulse looks like. It's not an electric current which is flowing through the axon. It's just एक के बाद एक, the rapid changes are occurring, which is essentially the transmission across the axon of the impulse. So transmission of the impulse across the axon. अब इस पूरे चैप्टर के दौरान we'll talk about how each of these situations are created। मतलब सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है, फिर उसके बाद ये एकदम से चेंज कैसे हो जाता है, और फिर ये ट्रांसफर कैसे होता है। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट नंबर वन। एक्सॉन के सेल सरफेस मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम नंबर वन की बात करें, एंड ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ which I just said, there are transport proteins present in the cell surface membrane of the axon। अब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, these are three transport proteins and you need to remember the names of all of these। सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप्स, दिस इज बैक हियर अगेन। दिस इज द सेम वन जो हमने चैप्टर 14 में देखा था, द एंटी पोर्टर कैरियर प्रोटीन, यू रिमेम्बर दिस? Yeah, I do. सो दिस इज द सेम वन, जहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करके थ्री सोडियम आउट, टू पोटेशियम इन। अच्छा, जो दूसरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, दैट इज वोल्टेज gated sodium ion channels, एंड देन तीसरा वाला है अगेन वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल। नाउ इफ आई वर टू रीड ये आखिरी दो के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एज सिंपली सोडियम आयन चैनल्स एंड पोटेशियम आयन चैनल्स, फिर मुझे समझ आ जाता कि ये चैनल प्रोटीन्स हैं सोडियम आयन के लिए और पोटेशियम आयन के लिए। लेकिन इनके पीछे भी दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वोल्टेज गेटेड एंड वोल्टेज गेटेड। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस सिलेबस कि हम एक वोल्टेज गेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात कर रहे हैं आफ्टर द protein in the mitochondria. I'm not really able to remember the name. You remember that जो pyruvate को अंदर जाने देता था during aerobic respiration? A bit. Yes, तो वो भी वोल्टेज गेटेड ही था। तो जब वोल्टेज इतनी इनफ हो जाती थी, तो वो
कैरियर प्रोटीन खुल जाता था एंड द पायरुवेट वाज एबल टू मूव। एंड मुझे अभी उसका एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा। दिस इज द सेकंड टाइम यू आर लुकिंग एट दिस। तो सबसे पहले तो ये वोल्टेज गेटेड की डेफिनेशन समझ लेना। व्हाट इज दिस एसेंशियली? ये ऐसे चैनल प्रोटीन्स हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक वोल्टेजेस पर ओपन होते हैं और स्पेसिफिक वोल्टेजेस पर क्लोज होते हैं। दिस मीन्स कि ये essentially रिलाई इतना नहीं करते ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दे डू, बट व्हेन डू दे ओपन एंड क्लोज? एट वेरी स्पेसिफिक वोल्टेजेस। दिस इज व्हाई हम इनको वोल्टेज गेटेड कहते हैं कि अगर वोल्टेज नहीं होगी टू दैट लेवल विच दे वांट, दे आर नॉट गोना ओपन despite whatever is the situation या वगैरह वगैरह. So it's a channel protein that only opens at specific voltages. Okay. अब एक और चीज, अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो कि मदद करती हैं एक्सॉन को इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सॉन के अंदर नेगेटिव और एक्सॉन के बाहर पॉजिटिव, एक और चीज भी है एंड मैं यहाँ पे इस बॉक्स में यहाँ बना देता हूँ. So imagine this to be the cell surface membrane of the axon. इस सेल सरफेस मेम्ब्रेन के अंदर देयर आर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट. सो टेल मी दिस, अगर सेल सरफेस मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होगी तो would this help in order to make the inside of the axon negative? Yeah, would it help to make it more positive, More negative. more negative? And this is what we wanted. तो this also helps in making this membrane potential जो हम चाह रहे हैं. So the axon contains, अब इनका हमें नाम नहीं जानना है, we just need to remember the fact कि ये proteins are negatively charged. So negatively charged proteins. Okay, so just as a refresher, जब हम इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम पोटेंशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. एंड दिस इज एसेंशियली द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि जनरेट करते हैं हम इससे पहले कि हम उसमें रैपिड चेंज लाएं, एके हम इम्पल्स को सेंड करें. So this thing which we are talking about, this is now really, really important. This potential difference created before the impulse is sent इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल का एक नाम होता है. कौन सी मेम्ब्रेन पोटेंशियल का? जो कि बनती है बिफोर वी आर सेंडिंग द मेम्ब्रेन. इसका नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है रेस्टिंग. व्हाई इज इट रेस्टिंग? बिकॉज देयर इज नो इम्पल्स फ्लोइंग थ्रू इट. दैट्स व्हाई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अच्छा, अब आगे जाके इंक्लूडिंग दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम बहुत सारी वैल्यूज की बात करेंगे. वी नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज वैल्यूज. सो कुड यू टेल मी द वैल्यू इफ यू हैव लर्न दिस? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? I think it's minus 70 millivolt. -70 मिलीवोल्ट्स, करेक्ट. -70 मिलीवोल्ट्स. अब इसका मतलब क्या है? whenever we are talking about a value ना, always compare the inside to the outside. Never compare the outside to the inside or you will get confused. अगर हमने ये रूल अपने लिए बना लिया कि हम अंदर को बाहर से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, सो वुडंट दिस मीन कि द इनसाइड इज 70 मिलीवोल्ट्स लोअर देन द आउटसाइड? Yeah. तो इसीलिए व्हेन वी मेक दिस रूल हम पे कंफ्यूज नहीं होते कि माइनस का मतलब क्या है, किसमें कम है किसमें ज्यादा है. सो ऑलवेज कंपेयर इनसाइड टू आउटसाइड. In this वजह से the inside is 70 millivolts lower than the outside. All right.
अब फाइनली बात करते हैं कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है और फिर ये मेंटेन कैसे होता है। सो हाउ इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेटेड एंड मेंटेन। वील गो बैक टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जिनकी हम बात कर रहे थे, एंड वील टेक हेल्प फ्रॉम सम ऑफ दीज, particularly the sodium potassium pumps। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं बिफोर इम्पल्स की ट्रांसमिशन के, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट कैसे करना है या उसको मेंटेन कैसे रखना है, एंड वी लुक एट मेंटेन कब करते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली जनरेट कैसे करना है। तो तीनों ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में से ओनली सोडियम पोटेशियम पंप्स हमारे काम आएगी। तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, इट्स ओनली these antiporter carrier proteins। These are the sodium ion potassium ion pumps। अब यहाँ पे pumps का वर्ड यूज हो रहा है, सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू थिंक दिस इज? Active transport? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, करेक्ट। तो ए डॉट टी में लिख देता हूँ यहाँ पे एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ये जो पंप्स होते हैं, दीज पंप्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। तो इट्स नॉट लाइक कि नोड्स ऑफ रैनवीयर में मिल जाएंगे या माइलिन शीथ कवर्ड वाले हिस्से में मिल जाएंगे, पूरे के पूरे एक्सॉन में हमारे पास ये सोडियम पोटेशियम आयन के पंप्स मिलेंगे। राइट, दैट्स पॉइंट नंबर वन। अब पॉइंट नंबर टू, एक्सॉन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। एंड हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज उसके सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप्स है। इट वुडंट मेक सेंस टू हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले कैरियर प्रोटीन्स विदाउट हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी एटीपी से मिलती है, और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। तो अगर एक्सॉन के पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता, सो वुड देयर बी एनी सेंस ऑफ हैविंग दीज पंप्स इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन? No. No. So this is why the axon contains mitochondria। इस माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो सब कुछ होता है, थिंग्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। उसकी वजह से द माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइजेस, और मेनली एरोबिक क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, सो सिंथेसाइजिंग एटीपी। एक बार ये एटीपी को प्रोड्यूस कर देता है, तो फिर ये कैरियर प्रोटीन्स इस एटीपी को यूज करके इसमें से एनर्जी रिलीज करते हैं, एंड देन दे पंप 3 सोडियम आयंस आउट एंड 2 पोटेशियम आयंस इन। सो यूज्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप्स टू पंप। और ये जो नंबर है 3 और 2 का, ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। द 3 इज एसोसिएटेड विद द सोडियम, एंड द सोडियम आर द ones which go outside। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तीन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर, कौन सा आयन है, और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इट्स ऑलवेज 3 सोडियम आयंस आउट एंड 2 पोटेशियम आयंस इन पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ऑल राइट, अब पॉइंट नंबर 3 पे आता है। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं, विच इज व्हाट वी लुक्ड एट इन द एक्सॉन। और इन दोनों फैक्टर्स की वजह से एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। बिकॉज थिंक अबाउट दिस, अगर हर एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करते वक्त 3 सोडियम आयंस अगर एक्सॉन के सेल सरफेस मेम्ब्रेन के बाहर जाएंगे और सिर्फ 2 ही अंदर आएंगे, सो आरंट वी लूजिंग पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर? कि 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और सिर्फ 2 पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं। Sir, could you repeat? या सो मैं ये कह रहा हूँ कि इस एक्सॉन में, इफ इफ द सोडियम पोटेशियम पंप इज यूजिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी,
और 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। तो क्या ये हर दफा एक प्लस चार्ज का लॉस नहीं हो रहा एक्सॉन के अंदर? Yeah. क्योंकि थिंक अबाउट इट इन दिस वे, अगर 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और सिर्फ 2 ही पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, तो फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज्ड, एक्सॉन के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। डू यू एग्री विद दैट? Yeah. ओके। अगर हर दफा एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, तो कैन आई से कि एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, टेक्निकली द एग्जैक्ट सेम थिंग। Yeah. एंड दिस इज व्हाई एवरी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होने के साथ साथ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट्स। क्योंकि -70 का मतलब क्या था? इनसाइड इज 70 मिलीवोल्ट्स लोअर देन द आउटसाइड। हम चाहते हैं एक्सॉन के अंदर बहुत सारा नेगेटिव हो और एक्सॉन के बाद बहुत सारा पॉजिटिव हो। दिस इज व्हाट द पंप इज डूइंग। 3 सोडियम को बाहर, 2 पोटेशियम को अंदर। हर दफा एक पॉजिटिव आयन का लॉस हो जाता है एक्सॉन के सेल सरफेस मेम्ब्रेन को। तो जब इतनी बार ये एटीपी यूज होगा, एवरी सिंगल टाइम इट्स गोना लूज +1 +1 +1। In other words, it's gaining -1 -1 -1, and the outside is gaining +1 +1 and +1. So ये बात क्लियर? Yeah, it's clear. अच्छा, एक तो ये बात। तीसरी चीज जो विच वी वर गोना राइट राइट हियर, कि देयर आर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो एक तो पंप्स भी अपना काम कर रहे हैं और एक्सॉन के अंदर वाले हिस्से को नेगेटिवली चार्ज बना रहे हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी अपना काम कर रही हैं, एंड दे आर मेकिंग द इनसाइड ऑफ द एक्सॉन मोर एंड मोर नेगेटिव। सो देयर आर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स in the axon as well. So this is where we write the most important line of this topic. Both factors contribute to a resting membrane potential और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसकी वैल्यू -70 मिलीवोल्ट होती है। सो लेट्स गो बैक टू दिस फर्स्ट डायग्राम राइट। अज्यूम कि ये सबसे पहला डायग्राम नहीं था, देयर वाज अ डायग्राम एट टाइम 0 सेकेंड्स। यहाँ पे बाहर और अंदर के बीच में कोई चार्ज का फर्क नहीं है। बट रिमेंबर, एक्सॉन के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप्स उसके सेल सरफेस मेम्ब्रेन के अंदर, और एक्सॉन के अंदर खुद देयर आर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये भी अपना काम कर रहे हैं और ये भी अपना काम कर रहे हैं। ये कैसे अपना काम कर रहे हैं पंप्स? 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन। हर दफा एक पॉजिटिव चार्ज द इनसाइड पार्ट इज लूजिंग, हर दफा वन नेगेटिव चार्ज द इनसाइड पार्ट इज gaining. So it's going closer and closer, 0 से -10, -20, -30 until it reaches -70। तो हम कहते हैं कि the resting membrane potential has been reached. ओके, सो we'll stop till here यहाँ पे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को हम स्लो स्लो लेके जाएं, क्योंकि एग्जाम इट्स रियली क्लोज, तो there's नो यूज ऑफ रशिंग, इट्स ऑलरेडी रियली रियली क्लोज। एंड द मोर इजी वी गो, उतना ज्यादा हमें बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ लो। आज हमने जो कवर किया मोस्टली इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को प्रोड्यूस कैसे किया जाता Yeah, it's clear. है। ओके, सो could you give a summary of what we did today? Right, so basically, first we basically talked about what electrical impulses are, which is basically that they're a rapid change in a rapid change. In the electrical charge distribution, Oh yeah, that's a really yes, important word. yeah. So there's basically a rapid change in the electrical charge distribution of a cell or Of the axon. Mhm. of the axon,
And then basically we talked about the resting membrane potential, which is basically the potential difference across the cell surface membrane of a neuron, and at when it's not conducting an electrical impulse. And Mm-hmm. basically we talked about that there are three types of uh, transport proteins which are involved in maintaining the Mm-hmm. resting membrane potential, which is basically the voltage gated sodium channels and the voltage gated potassium channels Mm-hmm. and the sodium potassium pumps. Yes. And then basically we talked about how we get the the value of the resting membrane potential first, which is basically minus 70 millivolt, and then basically how the resting membrane potential is maintained. So basically the the concentration of K plus ions is higher inside the axon, and the concentration of Na plus ions outside the axon is higher. So basically, the three Na plus ions are actively transported out of the axon against the concentration Mm-hmm. gradient, and two K plus ions are actively transported into the axon using Mm-hmm. the sodium potassium pumps. And then the so basically when this potassium ions move out, so The the potassium ions move in. oh yeah, when the potassium ions move into the axon, the there is a loss of uh, one positive charge, so the membrane becomes more negative until it Mm-hmm. reaches minus 70 millivolt. Right. So this, I know this sounds a bit confusing. ये थोड़ा टाइम लगता है समझने में। तो अभी तो सिर्फ हमारी पहली क्लास हुई है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। फिर जब हम बात करेंगे कि ये मूव कैसे करता है, तो फिर दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक विल लुक रियली रियली सिंपल। सो दिस विल गेट इजियर। Okay, inshallah. Right. All right then. We'll continue this in the next class. Thank you. Okay, Allah Hafiz.